हाँ जी बेटा, तो यूनिट 1 हमारा चल रहा है, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें नॉवेल्स के बारे में पढ़ना है, तो इन्होंने एक छोटा सा टॉपिक जो है बेटा नॉवेल्स के बारे में भी दिया है। पर मैं नॉवेल्स को समझाऊं उससे पहले आज एक डिफ़िकल्ट टॉपिक कंप्लीट करते हैं। इन्होंने हमें नैरेटिव टेक्निक्स के बारे में बताया है। नैरेटिव टेक्निक्स का मतलब हो गया कि नॉवेल को सुनाने का स्टाइल कैसा होता है। तो ये अलग अलग तरीके के बातें इन्होंने इसमें हमें बताई हैं और उसके एग्जाम्पल्स भी हमें याद करने हैं। तो देखो, सबसे पहले नैरेटिव टेक्निक का मतलब है द वे अ स्टोरी इज़ टोल्ड। जिस तरीके से स्टोरी हमें सुनाई गई है उसको बोलते हैं नैरेटिव टेक्निक। बेटा, ये जो टेक्निक होती है, ये जो राइटर है, ऑथर है, उसका पर्सपेक्टिव होता है। तो जैसे जो बात हम देख रहे हैं, जिस व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, जिस नज़रिए से देख रहे हैं, उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। तो जो राइटर है उसका पर्सपेक्टिव बेटा जो राइटर है वो दिखाता है। किसमें? किसी भी स्टोरी में उसका पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। और बेटा जो रीडर है वो जब नॉवेल पढ़ता है तो वो नैरेटिव के जो ऑथर का जो पर्सपेक्टिव है उसको पढ़ रहा होता है। ऑथर ने कैसे कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया, कैसे एक्शंस को प्रेजेंट किया, राइटर ने कौन सी सेटिंग मतलब प्लेस दिखाई है और कौन से इवेंट्स को डिस्क्राइब किया है। तो ये सारी चीज़ें मिलके फिक्शन बन जाता है। फिक्शन का मतलब नॉवेल बन जाता है, स्टोरी बन जाता है। कौन कौन सी चीज़ें? कैरेक्टर्स, एक्शंस, इवेंट्स और सेटिंग मतलब प्लेस। और ये सब किसके पर्सपेक्टिव से है? ऑथर से। और ऑथर के पर्सपेक्टिव को हम एक और तरीका बोल सकते हैं कि उसकी नैरेटिव टेक्निक है। अब बेटा आगे हम चलते हैं और ये नैरेटिव टेक्निक्स अलग अलग तरीके की होती हैं। ऑथर का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। तो बेटा दो कैटेगरीज में पहले इसको पढ़ लेते हैं। ब्रॉडली अगर बोलेंगे तो नैरेटिव टेक्निक्स दो तरीके की हैं। पहले हो गया थर्ड पर्सन नैरेटिव और दूसरा हो गया फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। थर्ड पर्सन नैरेटिव, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। तो थर्ड पर्सन नैरेटिव का मतलब हो गया कि जब कहानी सुनाई जा रही है तो राइटर उस स्टोरी के कैरेक्टर्स में से कोई एक पार्ट नहीं है। वो बेटा आउटसाइड द स्टोरी खड़े होके हमें कहानी सुना रहा है और जो कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी हैं उसे उनके नाम से बताता है। ये होता है थर्ड पर्सन नैरेटिव। थर्ड पर्सन नैरेटिव का मतलब हो गया द राइटर इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द स्टोरी, ही इज़ टेलिंग अस द स्टोरी बाय द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स। सो ही इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड द स्टोरी। वहाँ ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। और बेटा फर्स्ट पर्सन नैरेटिव क्या होता है? फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होता है जब नरेटर उस स्टोरी में प्रेजेंट था तो वो खुद बोलता है आए, मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा कहा, बिकॉज ही इज़ द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ठीक है। अब बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है। हमें कुछ फेमस नॉवेल्स के नाम याद करने हैं जिसमें फर्स्ट पर्सन नैरेटिव यूज़ हुआ है। मतलब जो नरेटर है, जो हमें कहानी सुना रहा है, वो उसी कहानी का एक कैरेक्टर भी है। बेटा रॉबिन्सन क्रूसो, ये एक नॉवेल का नाम है, डेनियल डीफो ने लिखा है। रॉबिन्सन क्रूसो, डेनियल डीफो, और ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। एग्जाम्पल पूछेंगे ना? डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकन्स की नॉवेल, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। अ फेयरवेल टू आर्म्स, अर्नेस्ट हेमिंगवे, उसका बेटा फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। ये सारी मैं नॉवेल्स के नाम वही बता रही हूँ, राइटर्स के नाम भी थोड़ा थोड़ा सा सुन लो।
आई एम जॉन्स हार्ट, तो उसमें तो बेटा आई एम जॉन्स हार्ट मतलब जॉन्स हार्ट अपनी कहानी सुना रहा है। ये बेटा नॉवल लिखा था J.D. रैटक्लिफ ने, J.D. रैटक्लिफ ने। अब बेटा दो ब्रॉड कैटेगरी हो गई नरेटिव टेक्निक की। एक आपने बोल दिया बेटा इसमें जो फर्स्ट पर्सन, एक आपने बोल दिया थर्ड पर्सन। अब हम एक और नरेटिव टेक्निक का बात करेंगे, बैक स्टोरी टेक्निक होती है। एक टेक्निक होती है बैक स्टोरी। मैम बैक स्टोरी क्या होती है? बैक स्टोरी होती है बेटा जो मेन स्टोरी में अभी काम हो रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, ये क्यों हो रहा है ये हमें पीछे लेके जाते हैं और फिर हम बेटा पता चलता है ओ अच्छा इसलिए ये सब कुछ इसमें हो रहा है। कई मूवीज़ होती हैं बेटा बैक स्टोरी टेक्निक वाली, तो बहुत सारी मूवीज़ भी अगर तुम देखोगे उसमें भी ये होता है, कुछ हो रहा है फिर बाद में हमें पीछे लेके जाते हैं और फिर हमें पता चलता है ओहो पहले ऐसा हो चुका है इसलिए अब ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी मूवीज़ है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। मुझे तो अपनी ज़माने की बहुत पुरानी सी याद आ रही है, मेरा ज़माना तो नहीं पर हाँ फिर भी एक मूवी थी कुछ कुछ होता है, तो फर्स्ट सीन में दिखाते हैं कि रानी मुखर्जी की डेथ हो रही है और रानी मुखर्जी की बेटी अपने पापा से कहती है कि आप जो है वो वहाँ चले जाओ और अंजलि के पास चले जाओ। क्यों ऐसा बोल रही है तो पता चलता है बैक स्टोरी टेक्निक में बताते हैं कि पहले शाहरुख खान और जो अंजलि है काजोल, उन दोनों का बहुत अच्छा दोस्ती था। तो ये बैक स्टोरी टेक्निक हुई। वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन दिस स्टोरी, अभी जो हो रहा है इवेंट, इसका बेटा पीछे वाली स्टोरी में कोई इम्पोर्टेंस है, उसको बोलते हैं। अब बेटा एक और ज़रा डिफ़िकल्ट है, इसको ध्यान रखना और सुन लो ध्यान से। एक नैरेटिव टेक्निक का नाम होता है बेटा ड्यूक्स एक्स मैकिना, जिसको बोलते हैं ड्यूक्स एक्स मशीना, ड्यूक्स एक्स मशीना। ये नैरेटिव टेक्निक होती है। ये क्या होती है? ये होती है बेटा जैसे एक पिक्चर आई थी ओ माय गॉड, मतलब ऐसी पिक्चरें जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है और बेटा कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट आके उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। जैसे बेटा बोलना चाहिए हमारे यहाँ पुराने ज़माने में जो है वो भगवान जी आ जाते थे, या जैसे बेटा एक कोई देवता आ जाते थे और वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, उसे बोलते हैं बेटा ड्यूक्सा एक्स मशीना। नैरेटिव टेक्निक होती है जिसमें प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट, सबसे मेन कॉन्फ्लिक्ट वो रिजॉल्व हो जाता है। कौन उसे सॉल्व कर देता है? कोई कैरेक्टर नहीं स्टोरी का, पर बेटा कोई जो है जैसे गॉड, कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट आएगा, परी आ गई, कोई बेटा एंजल आ गया और उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो इसे हम बोलते थे ड्यूक्स एक्स मशीना नैरेटिव टेक्निक। और ये बेटा ये वाला जो नैरेटिव टेक्निक था, ये पुराने ज़माने में जो ग्रीक थिएटर्स होते थे, जैसे आजकल फिल्म हॉल्स होते हैं ना, मल्टीप्लेक्सेस होते हैं ना जहाँ मूवी देखते हैं, तो पहले वहाँ पे थिएटर होते थे ग्रीक पीपल के, वहाँ जाके वो ड्रामास देखते थे। तो वहाँ पे बेटा ये जो टेक्निक थी ये तब से स्टार्ट हुई कि भगवान जी आए और सारी प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दी। तो ये वाली भी एक टेक्निक होती है कहानी सुनाने की। मैंने एक मूवी का नाम लिया है ओ माय गॉड, उसमें जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उसके लिए भगवान जी खुद आए और फिर उन्होंने उसको सॉल्व किया। एक होती है बेटा फ्लैशबैक टेक्निक। फ्लैशबैक या इसका दूसरा नाम है एनालेप्टिक टेक्निक। एनालेप्टिक या फ्लैशबैक टेक्निक, इसमें थोड़ा सा आगे का दिखा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे का दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आगे का दिखा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे का दिखा रहे हैं। तो बेटा हम जो है वो टाइम सीक्वेंस को, वर्ड सुनो, टाइम सीक्वेंस को ऑल्टर करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, कभी पास्ट कभी प्रेजेंट, कभी पास्ट कभी प्रेजेंट। लव आजकल मूवी, कभी पीछे जा रहे हैं कभी आगे जा रहे हैं। रंग दे बसंती मूवी, कभी पीछे का दिखा रहे हैं कभी आगे का दिखा रहे हैं। तो जब हम बेटा टाइम को ऑल्टर कर देते हैं अपने सीक्वेंसेस में, अपनी स्टोरी में, अपनी नॉवल में, तब हम इसे बोलते हैं फ्लैशबैक टेक्निक या एनालेप्टिक टेक्निक। तो फिर मैम बैक स्टोरी टेक्निक क्या होती है? बैक स्टोरी टेक्निक होती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो अभी मेन स्टोरी चल रही है इसका बेटा पुराने वाले क्या इवेंट्स थे। इसमें बेटा मैं एक वर्ड पढ़ूंगी ताकि वहाँ पे टिक करने में प्रॉब्लम ना हो। प्रेसिडेंट्स इवेंट्स,
प्रीसीडेंट्स का मतलब बिफोर इवेंट्स क्या थे, उससे हमें इसके बारे में पता चलता है। ओह, पहले ऐसा हो चुका है इसलिए ऐसा हो रहा है। एक बेटा लास्ट में आप जो है वो पढ़ लो, वो है बेटा, एक होती है हमारी मीडियाज़ रेस। मीडियाज़ रेस, मीडिया से ही याद कर लेना बेटा। स्टोरी जो है वो स्टार्ट होगी मिडिल ऑफ द सीक्वेंस में, बीच में से स्टार्ट होगी। मिडिल ऑफ द सीक्वेंस मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, वहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है, मिडिल ऑफ द इवेंट्स में, तब हम उसको बोलते हैं मीडिया रेस टेक्निक। तो बेटा इसमें स्टोरी बिगिंस इन द मिडिल ऑफ द इवेंट्स, और बेटा ये भी एक स्पेशल फॉर्म है, कई राइटर्स ऐसे ही शुरू करते हैं। और बेटा लास्ट टेक्निक आ जाती है स्टोरी विद इन अ स्टोरी। एक फ्रेम स्टोरी है और उसके अंदर एक छोटी वाली स्टोरी है। तो बेटा वो स्टोरी के अंदर स्टोरी, मतलब हम स्टोरी कोई और पढ़ते हैं, फिर हमें उसके अंदर एक दूसरी स्टोरी मिल जाती है। ये CBSE के बच्चे, इनका बेटा यू कैन अंडरस्टैंड इट बहुत आराम से। हमने एक शुड विजर्ट हिट मॉमी पढ़ा था, और वो वाला चैप्टर बेटा 12th में हमारा था। स्टोरी और थी जॉन और जैक और जो की, और उसके अंदर जो है वो विजर्ट की कहानी आ गई थी। ठीक है, तो स्टोरी विद इन अ स्टोरी इज़ अ स्टोरी विच इज़ बेटा इनसाइड अनदर स्टोरी। और बेटा इसका एक दूसरा नाम जो है वो है हाइपोडिजिसिस। हाइपोडिजिसिस, और बेटा इसे फ्रेम स्टोरी भी हम बोल देते हैं। और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज़ अंदर हो सकती हैं मेन स्टोरी के। अब बेटा इसको मैं बता रही हूँ, नरेटिव टेक्निक का मतलब होता है द वे अ स्टोरी इज टोल्ड। नरेटिव टेक्निक में जो ऑथर है उसके पर्सपेक्टिव की बात होती है। बेटा जो नरेटिव होता है, जो फिक्शन होता है, वो किन किन चीज़ों से बनता है? कैरेक्टर्स, एक्शंस, इवेंट्स और सेटिंग। सेटिंग मतलब प्लेस। दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन टेक्निक। और बेटा थर्ड पर्सन मैंने समझाया, फर्स्ट पर्सन समझाया, फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए। उसके बाद बेटा बैक स्टोरी टेक्निक, जब हमें जो आज मेन इवेंट हो रहा है उसका पास्ट क्या था वो पता चलता है। बेटा एक होता है ड्यूक्सा एक्स मशीना, जिसमें कि हमारे सुपरनैचुरल एलिमेंट गॉड वगैरह आके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। एक होता है बेटा एनालिप्टिक या फ्लैशबैक स्टाइल, ऑल्टर द टाइम सीक्वेंस, कभी प्रेजेंट कभी पास्ट। एक होता है बेटा मीडिया रेस, मिडिल ऑफ द स्टोरी। और एक होता है स्टोरी विद इन अ स्टोरी। नाउ जस्ट होल्ड ऑन, इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो सब बता दूँ एक बार। आपसे पूछ रहे हैं बेटा ये लोग, नरेटिव टेक्निक जो है उसका मतलब क्या है? आपने बोला द वे अ स्टोरी इज टोल्ड। एक ये पूछ रहे हैं बेटा जो ऑथर्स होते हैं वो किस तरीके से अपने जो हैं उसको प्रेजेंट करते हैं बेटा फिक्शन को, तो हम बोलेंगे मैनी वेज, बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं। अब बेटा दूसरा आ जाता है जो फर्स्ट पर्सन नरेटिव होता है, उसमें नरेटर कैसे बात करता है? आप बोलोगे आई यूज़ करके बात करता है। थर्ड पर्सन नरेटिव में नरेटर कैसे कहानी सुनाता है? ही इज़ नॉट द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ही इज़ नेमिंग द कैरेक्टर्स विद देयर नेम्स। फिर बेटा रॉबिन्सन क्रूसो, डेनियल डीफो, फर्स्ट पर्सन नरेटर। फिर बेटा एक आ जाता है जब हम ऑल्टर करते हैं टाइम सीक्वेंस को, ऑल्टर चेंज करते हैं आगे पीछे, उसे बोलते हैं फ्लैशबैक टेक्निक। फिर बेटा विच डिवाइस डेट्स बैक टू एंशियंट ग्रीक थिएटर, एंशियंट ग्रीक थिएटर के लिए कौन सी हमने एक डिवाइस बनाई थी? अभी आपको बताया ना, एंशियंट ग्रीक थिएटर के लिए जिसमें भगवान जी आके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो बेटा हमारी टेक्निक थी। और बेटा वो टेक्निक में जो हमारा नाम था दैट वाज ड्यूक्सा एक्स मशीना, और उसमें बेटा जो प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट है, जो मेन प्रॉब्लम है, उसे कोई सुपरनैचुरल पर्सन आके सॉल्व कर देगा। इसके बाद बेटा नरेटिव स्टोरी टेक्निक, स्टोरी विद इन अ स्टोरी, उसका सेकेंड नेम पूछा है फ्रेम स्टोरी। बेटा फ्रेम स्टोरी भी है, और एक और हमने पढ़ा है हाइपोडिजिसिस। फिर डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकन्स ने लिखी है फर्स्ट पर्सन नरेटिव। फिर बेटा ये पूछते हैं, ये वाला क्वेश्चन सुनो, ये इम्पॉर्टेंट है। हु टेक्स द रीडर इनटू हिज कॉन्फिडेंस अबाउट द वेरियस प्रॉब्लम्स? हु टेक्स द रीडर into his confidence about the various problems? तो बेटा कौन सा ऐसा होता है बंदा जो कि रीडर को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है?
बेटा जो सेल्फ कॉन्शियस नरेटर होता है वो हमें ये सारी चीज़ें बताता है। तो सेल्फ कॉन्शियस नरेटर जो होगा वो ही रीडर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगा। बेटा अब एक और लास्ट सुन लो, आपसे पूछेंगे हु इज़ फॉलिबल नरेटर। अभी तुमने पढ़ा सेल्फ कॉन्शियस नरेटर कौन होता है। सेल्फ कॉन्शियस नरेटर वो होता है जो बेटा रीडर को अपने कॉन्फिडेंस में लेके वेरियस प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। फॉलिबल नरेटर कौन सा होता है? तो बेटा फॉलिबल नरेटर वो होता है जो ट्रुथ को अवॉइड करता है, वो बेटा अपने आप को बचाने के लिए सच्चाई नहीं सुनाता। तो बेटा इसका एक बहुत ये वाला याद रखना, फॉलिबल नरेटर। फॉलिबल नरेटर मतलब अनरिलायबल, जिसके तुम ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, वो कभी भी चेंज हो जाता है, उसे बोलते हैं बेटा अनरिलायबल नरेटर, फॉलिबल नरेटर। फॉलिबल नरेटर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, एक मूवी आई थी लाइफ ऑफ पाई। वो लाइफ ऑफ पाई में बेटा वो नॉवल भी है, वो लाइफ ऑफ पाई जो बेटा मूवी भी बन गई उस पर, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फॉलिबल नरेटर, याद रखना। और बेटा एक और है द एस्पर्न पेपर्स। द एस्पर्न पेपर्स ये भी एक एग्जाम्पल है फॉलिबल नरेटर का। बेटा आई एम जॉन्स हार्ट जो कि जे डी रैटक्लिफ ने लिखी है, ये कौन सा नरेटिव है? फर्स्ट पर्सन नरेटिव है। ठीक है, अब बेटा इसके दो टॉपिक्स रह गए हैं, एक तो रीजनल नॉवेल्स मुझे कराना है और पिक्चर सिक्यू नॉवल मैं कराऊंगी। इसको आप दोबारा से सुन लेना। प्रिपेयर योर सेल्फ। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।